दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू माय टाइम कोर्स। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना आईसी चिप का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे और सीपीयू से रिलेटेड टॉपिक कवर करेंगे। जो छोटे छोटे टॉपिक्स बच रहे हैं यूपीएस सिमपीएस उसको एक बार छोटा सा लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक आईसी जो टॉपिक था हमारा क्या था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का थर्ड पार्ट, उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। हिंदी में इसको बोला जाता है समायोजन परिपथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1957 में जेएस किलबर्ट के थ्रू आइडिया प्रपोज किया गया। अब यहाँ पे आइडिया प्रपोज का क्या मतलब होता है? क्या ये आ गई थी? नहीं। आइडिया प्रपोज का मतलब होता है जब हम किसी चीज को सोचते हैं और सबसे पहले किसी के सामने रखते हैं, वो होता है आइडिया प्रपोज। ठीक है, तो 1957 में आईसी चिप का जो एक आइडिया है वो बाय जेएस किलबर्ट रखा गया। ठीक है, फिर 1958 में जो ये आइडिया रखा गया था उस पर काम हुआ और एक सैरामिक मटेरियल में हमारी जो आईसी चिप है वो बनकर तैयार हुई। सैरामिक मटेरियल का मतलब होता है कांच जैसी धातु। ठीक है, कांच जैसी धातु की एक सैरामिक मटेरियल से हमारी चिप रेडी की गई। वो कब की गई? 1958 में। और किसके थ्रू की गई? बाय जेएस किलबर्ट के थ्रू। उसके बाद 1959 में रॉबर्ट नॉइस थे, उन्होंने क्या किया, मोनोलिथिक मटेरियल में एक आईसी चिप रेडी की। अभी मोनोलिथिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, ये तो सभी ने पढ़ा है। ठीक है, सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया। ये वाले जो मटेरियल्स होते हैं ये हमारे मोनोलिथिक मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन मटेरियल्स के थ्रू हमारी जो 1959 में आईसी चिप रेडी की गई वो किसके थ्रू की गई? रॉबर्ट नॉइस के थ्रू। अब किसी भी आईसी चिप को रन करने के लिए, ठीक है, अगर हम उसका प्रॉपर उसकी वर्किंग करा रहे हैं तो वो रन करने के लिए हमें कितनी वोल्टेज की जरूरत होती है? तो वो मैक्सिमम वोल्टेज जो होती है वो होती है +5। अगर हम +5 से ज्यादा वोल्टेज देते हैं तो वो जो वोल्टेज है वो ह्यूमन बीइंग को फील होने लगता है एज करंट, मतलब वो करंट की तरह उस चीज को फील करता है। इस चीज को नोट कर लीजिए, +6 वोल्ट से मनुष्य को करंट महसूस होता है, उससे कम ही हम आईसी चिप को देते हैं। ये जो +5 वोल्टेज है ये मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, इतनी की जरूरत होगी हमें या लेस देन। ठीक है, नॉट मोर देन। इससे ज्यादा वोल्टेज हम आईसी चिप्स को नहीं देते हैं। हमारी जो आईसी चिप्स होती है मैक्सिमम 5 वोल्ट तक वर्किंग में होती है। +6 से ये मैं बता चुकी हूँ ह्यूमन बीइंग को करंट फील होने लगता है। अब जो कुछ हमारी आईसी चिप्स है वो किस तरीके से आई, यहाँ से बनने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट आई हमारी आई एसएसआई। इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आई हमारी एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इनकी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है बेसिकली, इसलिए मैंने किया। अदरवाइज ऐसे कोई जनरेशन इनकी नहीं पूछी जाती, जैसे कंप्यूटर की पूछ ली जाती है, इनकी नहीं पूछी जाती कि एसएसआई के बाद कौन सी आई थी या ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म बेसिकली इनकी ज्यादातर पूछी जा रही है। तो एसएसआई में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन दोनों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इन तीन के बारे में नहीं पूछा जाता। इन तीन की सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाती है। इनकी हमारी फुल फॉर्म के साथ इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारा कुछ एक बताऊंगी अभी सीपीयू होता है। जब हम अभी सीपीयू डिस्कस करेंगे तब हम इसे डिस्कस करेंगे। तो जो VLSI होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, एक जो इसके एग्जांपल में देख लेते हैं। ये वाली जो चिप है DDRS SDRAM, ये सबसे लास्ट हमारी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसके थ्रू 2020 में ये हमारी एक आईसी चिप आई है और इस आईसी चिप को हम 1.1 वोल्टेज पे रन करा सकते हैं। सिर्फ इसके लिए 1.1 वोल्टेज की हमें नीड होती है। +5 तो मैंने मैक्सिमम बताया था। ये एक ऐसी है जो इतने हल्के करंट पे वोल्टेज पे हमारी रन कर जाती है। ठीक है, कितना? 1.1। कब इन्वेंट हुई? 2020 में। और क्या नाम है उसका? DDRS SDRAM। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। जो इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड चीजें थी वो मैंने सब इसमें कवर कर दी हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम सीपीयू के बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट से आप नोट कर लीजिए, फिर सीपीयू डिस्कस
सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, हम सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू जो है वो एक वीएलएसआई ही है। अगर हम ये बोले कि सीपीयू और वीएलएसआई क्या इक्वल हैं, तो हाँ ये दोनों इक्वल हैं। हम सीपीयू की जगह पर वीएलएसआईसी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वीएलएसआईसी की फुल फॉर्म क्या होगी, अभी मैंने आपको जब हम क्या पढ़ रहे थे, चिप्स पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पढ़ा था कि वीएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे जब आईसी पूरा वर्ड यूज किया गया है तो क्या यूज किया जाएगा, इंटीग्रेटेड चिप, क्योंकि सीपीयू तो एक चिप होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीपीयू वो बड़ा सा बॉक्स नहीं होता, उस बड़े से बॉक्स को कैबिनेट कहते हैं। सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड में फिक्स की जाती है। तो सीपीयू के बारे में बात की जा रही है कि एग्जैक्टली सीपीयू क्या है, तो एक चिप होगा। तो यहाँ पे आईसी का मतलब क्या यूज किया जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, या इसको फिर अगर हम दूसरे नेम से बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, दूसरा वर्ड इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि क्या यही सीपीयू है, तो हाँ ये सीपीयू है, और सीपीयू को हम वीएलएसआईसी बोल सकते हैं, वीएलएसआईसी को सीपीयू बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें ये देखना है कि सीपीयू को हम और किस किस नाम से जान सकते हैं। ये वीएलएसआईसी तो हमने बोल दिया, लेकिन और कौन कौन से ऐसे नाम है कि हम सीपीयू को बोल सकते हैं, तो वो है प्रोसेसर। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सीपीयू। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, इट इज ऑल्सो सीपीयू। माइक्रोचिप, लॉजिक चिप एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता था पहले। अभी कुछ एग्जाम्स में तो अभी कम कर दिया गया, बट पहले तो सीपीयू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता तो मोस्टली यही पूछ लिया जाता था कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो वो सीपीयू को कहा जाता है। तो अब ये पहले जो कभी फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था, आज ये 5th नंबर पर है। इससे ऊपर के जो क्वेश्चन, जो टेक्निकल टर्म्स यूज की जाने लगी है, वो ज्यादातर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, इसलिए ये ज्यादातर आते हैं। ये भी हमें पता ही होता है, तो ये अगर पूछा जाए तो हम आराम से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब सीपीयू हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, सीपीयू इस तरह की आईसी चिप होगी, ऐसी तो होती है ऐसी चिप। ठीक है, और सीपीयू करता क्या है, उसके पास एक इनपुट आता है और वो आउटपुट दे देता है, लेकिन कब देता है, जब उस पर कोई प्रोसेसिंग आती है। यहाँ पे 3 बार प्रोसेसिंग है, मैं पूरा ही लिख देती हूँ, अभी आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक है, प्रोसेसिंग होती है, देन वो एक आउटपुट प्रोवाइड करा देता है। 3 पार्ट में होता है। अभी जो हमने इनपुट दिया ठीक है, आउटपुट मिल गया वो भी ठीक है, लेकिन ये आईसी चिप में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, तो वो 3 पार्ट ये इसके होते हैं सीपीयू के, एक एएलयू, एक सीयू और एक एमयू। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है इन्हीं में तो हो रही है, वो किस तरीके की प्रोसेसिंग है वो इसे ही तो पता है। तो हमें क्या करना है, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। सीपीयू की एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, सीयू की होती है कंट्रोल यूनिट, एंड लास्ट वन एमयू की होती है मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये तीनों कर ली। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली ये करते क्या है। जैसे एएलयू क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो हम मैथ्स में सबसे बेसिक ऑपरेशंस पढ़ते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं, ये क्या है जो मैथ्स में करते हैं, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो ये हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर कंसीडर करेंगे, जो कौन करता है, एएलयू करता है। और एएलयू में एक वर्ड और, यहाँ पे अरिथमेटिक तो यहाँ भी लिखा है, मैंने बोल दिया अरिथमेटिक ऑपरेशन। एक चीज और है लॉजिकल, तो जो लॉजिकल हमारे कॉन्सेप्ट करता है ये भी एएलयू ही करता है। और ये लॉजिक में कौन से वाले आते हैं, हमारे गेट्स आते हैं। कौन कौन से गेट्स आते हैं वो मैं अभी आपको पढ़ा देती हूँ, आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और जो सेकंड है हमारा वो है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। वो क्या करता है, मेन सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू। इट मीन सीपीयू जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उनको डायरेक्ट, उनको निर्देश कौन दे रहा है कि ऐसा आपको करना है, तो
वो कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने अपने सिस्टम को दिया कि 2+2 आप करके दे दीजिए, तो सिस्टम में क्या डायरेक्ट ALU की समझ में आएगा? नहीं, वो निर्देश उसको कौन देगा? वो CU देगा कि ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ALU उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। MU क्या होता है? मेमोरी यूनिट। ये होता है सेट ऑफ रजिस्टर्स। अब ये रजिस्टर्स क्या होते हैं वो हम CPU के बाद एक टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि इतने में, क्योंकि CPU जो है हमारा बेसिकली वो इतना ही है, इसमें हमने दो सारी चीजें देखने के बाद सिर्फ 2 ही चीजें हमें कंफ्यूजन में है। एक तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं और ये सेट ऑफ रजिस्टर्स क्या होता है। तो रजिस्टर अभी पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, जैसे CPU पूरा अपना अपने टॉपिक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम रजिस्टर करेंगे, बट जो लॉजिकल की मैंने बात की है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि लॉजिक गेट्स कैसे होते हैं, फिर वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनके आउटपुट कैसे आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे जो हमारे यूनिवर्सल बेसिक जो गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स, कौन कौन से होते हैं? एक होता है एंड गेट, एक और एक होता है नॉट, ठीक है। और इन्हीं से ही हमारे मिलकर टोटल 7 गेट्स बन जाते हैं। जैसे अगर इसी के आगे, मतलब अगर सपोज दैट एक हो जाएगा नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर, एक्सनॉर, ठीक है। 3 ये और 4 ये मिला के टोटल 7 होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? जैसे एंड में अगर हम नॉट को ऐड करते तो नेंड, और में नॉट को तो नॉर बन गया। ऐसे ही और में एक्सॉर कैसे होता है? एक्सॉर का भी अपना एक मेथड होता है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चलेगा। और एक हमारा एक्स नॉर होता है, इसमें एक्स में भी इसका नॉट हो जाता है। वो किस तरीके से परफॉर्म होते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, जब मैं लॉजिक गेट्स का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी तब आपको एक बार समझा दूंगी। फिलहाल के लिए आप आइडिया ले लीजिए कि जो लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कि ये चीज सिंपल सी चीज, लॉजिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ये चीज या तो ऐसे होगी या ऐसे नहीं होगी, तो उस चीज को परफॉर्म कराने के लिए हमारे इन गेट्स का यूज किया जाता है। 0-1 की फॉर्म में ये अपना इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करते हैं और लेते हैं। तो ये वाले जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये भी हमारा ALU ही प्रोवाइड करता है, उसका लॉजिकल पार्ट। और अर्थमेटिक वाला हमारे बेसिक ऑपरेशन जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है इन्वोक करता है, ठीक है। CU में बता चुकी हूँ, ये आपको डायरेक्ट करता है CPU को। और मेमोरी यूनिट में सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये भी एक तरीके से देखा जाए तो स्टोरेज की तरह ही एक काम करते हैं। रजिस्टर्स किस तरीके से होते हैं ये सारे अभी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रजिस्टर कवर करते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, चलिए नोट कीजिए फटाफट। एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे। एक बात बताइए, जब मैंने यहाँ पे एक बात बोली है कि जो हमारा CPU होता है वो एक चिप होता है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल CPU इक्वल टू IC चिप, राइट? लेकिन क्या मैं ये बोल सकती हूँ ऑल IC चिप इक्वल टू CPU? नहीं, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। नहीं, जितने भी आपके CPU होते हैं वो तो IC चिप होंगे, क्योंकि वो होते ही IC चिप है, वो फिक्स किए जाते हैं मदरबोर्ड में। लेकिन जितनी भी आपकी IC चिप होती है वो CPU होंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, उस दिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि IC चिप आपकी रैम भी होती है, रोम भी होती है, और भी चीजें होती है जो चिप में अंदर आती हैं। तो सारी जो जितनी भी आपकी IC चिप्स हैं वो CPU तो नहीं है, लेकिन सारे CPU चिप हो सकते हैं, सारी चिप CPU नहीं हो सकती, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट टॉपिक रजिस्टर को कवर करते हैं। तो रजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है वो है 7, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। रजिस्टर का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, तो इसको किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको लास्ट जो अभी CPU में बताया, कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में आपको बताया, लॉजिक सर्किट्स भी जिन्हें कहते हैं, तो वो कौन कौन से बताया मैंने आपको? एंड और नॉट, फिर एंड और नॉट से मिलकर नैंड, और नॉट से मिलकर नॉर, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ये नॉट प्लस एंड है, ये नॉट प्लस और है, और 2 और होते हैं हमारे एक्सॉर और एक्सनॉर। इसकी इस तरीके से इसको फुल फॉर्म में लिखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर ऐसे लिखा हुआ है या इस तरीके से लिखा है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब हम इन लॉजिक गेट्स को मिला देते हैं तो हमारा एक
साथ रेडी होता है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और जो हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो सिंगल बिट डेटा स्टोरेज यूनिट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया लॉजिक गेट जो है वो 0-1 बिट पर हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और एक फाइनल आउटपुट देते हैं, पर वो भी तो 0-1 की फॉर्म में ही आएगा जो भी आएगा। तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो 0-1 की जो है वो सिंगल बिट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। जो भी हमारा जैसे अगर कोई भी चीज 0 है या 1 है वो एक ही बिट को स्टोर करेगा। यहाँ पे 0 का मतलब 0 नहीं होता है कि 0 है तो 0 बिट हो जाएगी, नहीं, बिट तो वो एक ही है ना, वो 0 को भी तो स्टोर करेगा। क्योंकि यहाँ पे 0 का मतलब जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में 0 को अगर किसी डिजिट से पहले लगाए तो कोई मतलब नहीं होता, जब हम बाद में लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू बन जाती है। जैसे अगर 8 से पहले लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो तब भी 8 ही रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 8 के जस्ट बाद लगा दे तो वो 80 हो जाता है, ठीक है। तो एकदम से वैल्यू हो गई ना कितनी ज्यादा, 10 टाइम्स हो गई वैल्यू। तो यहाँ पे 0 की वो वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आपने पहले लगा दिया 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये 0 जो है अपने आप में एक बिट लेता है पूरी, ठीक है। अगर मैं 1 को 1 बिट बोल रही हूँ कि ये 1 जो है ये भी 1 बिट है, तो ये 0 भी 1 ही बिट है, ठीक है। इसको काउंट करना पड़ेगा आपको। तो जब हमारे पास बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हो जाते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को, जैसे मैंने बोला लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, जब हमारे पास लॉजिक गेट्स हो जाएंगे फ्लिप फ्लॉप, तो जब हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन हो जाते हैं उनको बोला जाता है रजिस्टर्स, ठीक है। तो जब ये सिंगल बिट स्टोरेज है तो रजिस्टर में तो बहुत सारी बिट्स की स्टोरेज हो गई ना। जब मैंने बोला अभी कॉम्बिनेशन, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर कर रहा है, लेकिन जब बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप हो गए तो रजिस्टर में तो बहुत सारी बिट्स स्टोर हो रही होंगी, तो इसलिए बोला गया है स्टोरेज के लिए यहाँ पे कि बेसिकली स्टोरेज की तरह से देखा जाता है रजिस्टर्स को। अब ये 7 कौन से रजिस्टर्स होते हैं। पहला MBR, इनकी बस फुल फॉर्म याद कर लीजिए और टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स की 7 होते हैं, इनकी फुल फॉर्म याद करनी है। और इन्हें इसका जो आइडिया है या इसे किसने प्रपोज किया था, तो वो है जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। तो MBR या MDR इन दोनों का मतलब एक ही है। इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी, B फॉर बफर एंड D फॉर डेटा रजिस्टर, ठीक है। AR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या इसको सिर्फ एड्रेस रजिस्टर भी बोल देते हैं। PC प्रोग्राम काउंटर, IO रजिस्टर इट मीन्स इनपुट आउटपुट रजिस्टर। एक्यूमुलेटर, इसको एक्यूमुलेटर ही बोला जाता है, कोई फुल फॉर्म नहीं है इस तरीके से, खुद में ये फुल फॉर्म है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ID इंस्ट्रक्शन डिकोडर। थोड़ा आइडिया देती हूँ, जैसे बफर या डेटा रजिस्टर क्या होता है, जो डेटा को अपने अंदर जैसे सपोज मैंने अभी जस्ट 1 बिट डाली तो ये उसको अपने पास रखेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो उस डेटा के एड्रेस को रजिस्टर को स्टोर करेगा। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो उस चीज के लिए प्रोग्राम कर रहा है, जिस चीज के लिए हमने वो डेटा बिट ली गई है। इनपुट आउटपुट, इनपुट क्या लिया है, आउटपुट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कैटेगराइज करता है। एक्यूमुलेटर जहाँ पे वो प्रोसेस हो रही होती है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो उसे करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है रजिस्टर। और डिकोडर जो हमारा प्रोसेसिंग के बाद डिकोड करके वापस हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में हमें बता देता है, ठीक है। तो ये सारे रजिस्टर्स होते हैं। ये वाला रजिस्टर वाला टॉपिक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। बस इसके बाद थोड़ा सा मैं एक आइडिया और सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से मुझे SMPS आज दोबारा से एक बार देखना है, और फिर हम थोड़ा सा UPS के बारे में देखेंगे, बेसिकली उसके 2 ऑपरेशंस के बारे में। एंड देन आज हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मेमोरी यूनिट। फटाफट से इसको नोट कीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए फटाफट से। एक बार और दोबारा से SMPS के बारे में देख लेते हैं। मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको क्या बताई थी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई, और इसका मैंने आपको काम क्या बताया था कि ये जो आपका हाई पावर करंट है, हाई वोल्टेज करंट को कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज करंट, ठीक है। हाई वोल्टेज करंट हमारा कौन सा होता है, AC, और ये कौन सा होता है, DC, और ये इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। AC की फुल फॉर्म क्या होती है, हाँ मैं ये चीज एक बार डिस्कस करना चाहूंगी। AC की फुल फॉर्म जब मैंने लास्ट टाइम SMPS पढ़ाया था एक वीडियो में,
कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो गलती से बाय मिस्टेक मैंने एसी की फुल फॉर्म को ऑल्टरनेटिव करंट लिख दिया है। तो ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, बाकी मैंने उस वीडियो के नीचे अपने कमेंट को डालकर सही इसकी फुल फॉर्म और उस कमेंट को पिन कर दिया है, सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा। तो वहाँ वो थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो गलती से मैंने ऑल्टरनेटिव लिख दिया बोर्ड पे। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट और इसकी डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो जो स्विच मोड पावर सप्लाई है वो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हमारी पावर सप्लाई जो है वो यहाँ से एसी आ रही है, तो जो हमारा सिस्टम होगा इसमें एसएमपीएस क्या करेगा, यहाँ पे डीसी पावर दे देगा। किसकी वजह से हो पा रहा है ये सब कुछ पॉसिबल, एसएमपीएस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो मेन इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाने का रीजन था, एक क्वेश्चन मैंने देखा है जो एसएमपीएस से पूछा गया है कि एसएमपीएस किसको पावर सप्लाई देता है। ठीक है, एसएमपीएस पावर सप्लाई ऑप्शन ए मदरबोर्ड को, पेरिफेरल्स को, सी रोम, डी ए एंड बी बोर्ड। ठीक है, तो एसएमपीएस जो है वो पावर सप्लाई देता है किसको, तो उस दिन मैंने जब आपको बताया था, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एसएमपीएस जब पावर देता है तो हमारी जो एसी करंट है वो डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे हम वहाँ पे बात कर रहे थे तो सिर्फ मदरबोर्ड की बात कर रहे थे, तो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हो सकता है कि आप इस चीज को गलत कर दें, सिर्फ मदरबोर्ड को ऑप्शन में लगा के आ जाए। इसका आंसर होता है मदरबोर्ड और पेरिफेरल्स बोथ। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा डी। तो ये क्वेश्चन की वजह से मैंने एसएमपीएस को आज दोबारा से पढ़ाया, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जब भी हम एसएमपीएस की बात करते हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ मदरबोर्ड और इंटरनली ही आते हैं। पेरिफेरल्स जबकि वो डिवाइसेस होती हैं जो आपकी एक्सटर्नली रूप से आप कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नली आप उसको यूएसबी के थ्रू आजकल जो चल रहा है आप कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको करंट कैसे जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मदरबोर्ड और पेरिफेरल्स दोनों को करंट सप्लाई करता है। ठीक है, ये फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि छोटा सा बस पढ़ाना है, यूपीएस। काफी लोगों ने यूपीएस का नाम सुना होगा, और यूपीएस का नाम सुनते ही आप, अगर मैं नाम सुनते ही एक ही चीज माइंड में आती है, और वो माइंड में आती है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि यूपीएस क्या है, क्यों हम उसे कंप्यूटर के साथ यूज करते हैं, तो मोस्टली बच्चों का आंसर यही होगा कि मैम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमें उससे पावर बैकअप मिल जाता है। जैसे ही लाइट जाती है तो हमारा सिस्टम एकदम सडनली जो है जैसे बंद हो जाता है, तो यूपीएस अगर हमारा कनेक्ट होता है तो हमारा सिस्टम बंद नहीं होता, और हमें वो टाइम देता है कि जो वर्क हम अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं उसको हम जल्दी से सेव कर दें, जिससे कि जो हमारा डेटा रैम में प्रोसेस हो रहा था वो लाइट जाने पर, सप्लाई पावर कट होने पर लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो यूपीएस का जितने भी लोग ज्यादातर आंसर करेंगे वो यही करेंगे। ठीक है, तो इसका जो अगर हम इसके यूपीएस की मेन बात करें तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, प्राइमरी ये नहीं करता है ये चीज। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब इसके दो फंक्शंस की बात कर लेते हैं। एक हो गया इसका प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी। ठीक है, तो जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, और जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये चीज हमें देखनी पड़ती है। तो जो इसका जो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो यूपीएस होता है वो आपका
पावर सप्लाई दे देता है बाद में भी, जब हमारी पावर सप्लाई नहीं बोलेंगे, बैकअप दे देता है जब हमारी पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो वो इसका मेन काम होता है। तो ऐसा नहीं है, वो इसका होता है सेकेंडरी वर्क, ठीक है, जो इसमें यहाँ पे हम बोलेंगे फॉर बैकअप, ठीक है। तो जो बैकअप वाली बात हम बोल रहे हैं कि पावर कट होने पे भी हमें टाइम मिल जाता है अपनी फाइल्स को सेव करने का, जिससे कि वो लॉस ना हो जाए, क्योंकि वो उस टाइम कहाँ पर होती है, रैम में काम कर रहे होते हैं। जल्दी से हम सेव करके अपने सिस्टम को ऑफ कर देते हैं तो हमारा डेटा बचा रहता है, वापस से लाइट आने पर हम उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर यूपीएस नहीं होता है तो हम जो काम कर रहे होते हैं, सडनली अगर लाइट चली जाए, पावर कट हो जाए, तो हम सारा डेटा जितना भी हमने काम किया वो लॉस कर बैठते हैं, ठीक है, लॉस्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी फंक्शन फॉर बैकअप। और जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है इसका सर्च प्रोटेक्शन, जो जर्नली लोगों को नहीं पता होता, जबकि इसका प्राइमरी फंक्शन यही होता है, मेनली हम इसको इसीलिए यूज करते हैं। अब ये सर्च प्रोटेक्शन है क्या? सर्च प्रोटेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे बचा के रखना कि जब हम उसे कहीं खो ना दें। तो यहाँ पे सर्च प्रोटेक्शन का मतलब है बिजली के उतार चढ़ाव को देखना। जैसे आपने घर में देखा होगा, जब एकदम से वोल्टेज हाई लो होती है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होते हैं उनको बंद रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वोल्टेज ज्यादा आ जाए या इतनी कम हो जाए कि हमारा जो इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक वो खराब हो जाए, ठीक है। जैसे जनरली हम जो फ्रिज वगैरह होते हैं इनको बंद कर देते हैं, लेकिन अगर उसके साथ स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है तो हमें टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो स्टेबलाइजर होता है वो उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए यही काम करता है सर्च प्रोटेक्शन का, कि वोल्टेज चाहे हाई आए चाहे लो आए वो उनके लिए एक नॉर्मल न्यूट्रल करके रखता है कि उन पर उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और हमारी सारी डिवाइसेस एकदम ओके रहती हैं और बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो वही काम यूपीएस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए करता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम अगर वोल्टेज हाई लो आएगी तो वो भी तो बर्न हो सकता है, वो भी तो बर्स्ट हो सकता है, कि कुछ ना कुछ अंदर कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो जो हमारा यूपीएस है वो उसके जो सर्च प्रोटेक्शन करता रहता है, उसमें जो वोल्टेज हाई लो होती है उसको एक न्यूट्रल वे में रखता है कि किसी भी तरह का कोई इफेक्ट हमारे सिस्टम पे ना पड़े। सेकेंडरी वो बैकअप का भी काम करता है। तो यूपीएस के लिए हमें दो फंक्शन याद करने हैं, सर्च प्रोटेक्शन प्राइमरी एंड सेकेंड फॉर बैकअप। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जो अब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम मेमोरी यूनिट का स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चैप्टर कंप्लीट होता है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेमोरी यूनिट, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपके रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और बाकी आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आगे वीडियोस को कंटिन्यू करती रहूँ। बाकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का एक लिंक अपनी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, उसके थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे उनकी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगी, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, कुछ रहे अगर। जैसे एग्जाम टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे अगर प्रॉपर नोट्स हम बना रहे हैं, अगर आप बना रहे हैं मेरे वीडियोस के साथ तो इतना इशू नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं बना पा रहे या जॉब लाइफ की वजह से किसी भी तरीके से अपने नोट्स प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं, तो वो पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और वहाँ से आप उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम टाइम पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।